प्रदेश की राजधानी जयपुर से नजदीक होने का कुछ फायदा जयपुर के आसपास के इलाकों को मिल पा रहा है या फिर नहीं, यही सब जानने के लिए हमारी टीम निकल रही है दूदू और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले मुस्लिमों के बीच। दूदू से होते हुए हमारी टीम आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं मौजमाबाद। दूदू से कुछ ही दूरी पर बसे इस कस्बे के हालात बदतर हैं। मुस्लिम इलाकों में हर तरफ गंदगी पसरी है, हर तरफ गुर्बत और बदहाली झलकती है। वक्त पर साफ सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से इन इलाकों में लगातार गंदगी पसरी रहती है। नाली गीला साफ होनी चाहिए। हमारा नहाने धोने का पानी आता है, हमको बहुत परेशान कर रखे। गली में जो कितना कूड़ा करकट है सारा का सारा, ये हम लोग निर्मल भारत अभियान के तहत जो सप्ताह चलाया जा रहा है उसके अंदर 100% क्लीन करवाना है। उसके लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाएगा और गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी अधिकारी सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। उसमें मैंने सारे जितने वो गली मोहल्ले हैं ना, उनके मैं एस्टिमेट बनवा रहा हूँ जीएन को लगवा के, और मैं निश्चित तौर पे वो 6-7 महीने में वो सारे काम करवा दूंगा। करीब 25,000 की आबादी वाले इस कस्बे में 20% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। ज्यादातर मुसलमानों के आर्थिक और तालीमी हालात अच्छे नहीं हैं। मुस्लिम इलाकों में रहने वाले बाशिंदे आज भी कच्ची और टूटी सड़कों पर चलने को मजबूर है। कई बार कस्बे में रहने वाले लोग सड़क बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। मोहल्ले के हालात हैं, पानी भरवाते हैं, घर मकान वाले जैसे पत्थर रख दिया है, पत्थर को हटाने नहीं देते हैं, प्रशासन आता नहीं है, ये पत्थर हटता नहीं। गाड़ियां तो आना ही बंद हो गई, बिल्कुल रास्ता ही सकड़ा दिया है। पूरे मोहल्ले में तो तरफ यही पोजीशन है। गांव वाले एरिया गंदगी साफ ही नहीं कराते, साइड वाले एक रास्ता बीच में ले जाने, रास्ता बहुत चौड़ा था पहले, चटवारा में नहीं रहता है, उंदेड़ा में भी आते देख लो आप, वहाँ भी जिस टाइम में भी नहीं जाने देते, रास्ता बहुत खराब है। शिकायत करते हैं मगर सरपंच रोड पास हुई है, बढ़ाता भी है, सरपंच बनाने को तैयार भी है, मगर बना नहीं देते हैं। जैसे मेरा ही मकान आ गया, मैं नहीं फोड़ने दूंगा, तो फिर वो झगड़ा होता है। ये चौक के पीछे इसका सारा काम हो गया, ठेका हुआ था, वो चौक से इधर रोड में रोड मिलना था, वो हटाने नहीं दिए, जैसे भी चला दिया हटा दिया सारा काम, फिर वापस बंद करवा दिया। फिर वो रोड उधर जैसे वहाँ से बस स्टैंड गई है ना, वही रोड बन के रहेगी, वरना सीसी रोड बनती है चौक से वहाँ तक रोड में मिलती। बहुत बड़ा चौक है, उसमें एक अपने PWD की रोड आई थी ईदगाह, पूरी सरकार में मुख्यमंत्री द्वारा जो ईदगाह के अपने कोष से जो रोड दी थी सीसी रोड, उसको उस चौक में बढ़ने नहीं दिया। तो मैं अपने आप में ये मानता हूँ कि उनको शिक्षा का अभाव है, उनको ये मालूम नहीं है भाई इस रोड बढ़ने से कितना लाभ होगा। उनको तो ये मानते हैं कि यार 2 फुट ज़मीन मेरी हो जाए कैसे भी करके। एक तो ये कारण है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे कीचड़ वगैरह और गंदगी रहने का। मौजमाबाद में दूसरी समस्याओं के साथ साथ पीने के स्वच्छ पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। सप्लाई का पानी भी ठीक से नहीं आता यहाँ। 8-10 फीट गहरे गड्ढे खोदकर पानी भरना पड़ता है यहाँ के लोगों को। पानी भी आता है, नल जाते हैं मगर आते नहीं है बराबर से। इतना ही पानी आता है जो बस खाली घर गृहस्थी हो सकती है, और किसी के नल नहीं है जिसको भी सहायता नहीं दे सकते हम थोड़ी बहुत किसी को भी। पीने के पानी की समस्या है वहाँ पर। वाटर रिसोर्सेज ओनली वहाँ पे रेन है, बारिश का जो तालाब में पानी आता है उसका एक सोर्सेज है। कुछ पाइपलाइन अभी बीसलपुर से जोड़ कर करके वहाँ पे पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है, बट वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी कम है। लाइन डली है ना, वो ठीक तरीके से टेक्निकल तरीके से ठीक नहीं थी, तो उसका क्या पंपिंग सिस्टम वहाँ पे करवा के और वो कार्य मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ, जिससे सब गली मोहल्लों में पानी चले जाए। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी काफी ज्यादा है, साथ ही पानी में कड़वाहट भी है। पीने के पानी के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा है यहाँ। कई बार मजबूर होकर 200 रुपए में पानी का टैंकर खरीदना पड़ता है। एक तो रोजगार की कमी और ऊपर से पानी भी खरीद कर पीने को मजबूर हैं इस कस्बे के मुसलमान। गांव बहुत बड़ा कस्बा है, ये करीबन दूदू विधानसभा का एक सेंटर बिंदु और सबसे बड़ा पुराना गांव है जहाँ तहसील हेडक्वार्टर है। पानी का पहली बात तो यहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है। फिर भी बिसलपुर की जो योजना ग्राम पंचायत मौजमाबाद में करीबन 2-3 साल से जो चालू है, उसमें भी आधा मिक्स पानी है।
आधा मिक्स पानी पाइप द्वारा कहीं तो चौक हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बदली नहीं गई है अभी तक, जिनका कार्य अभी चालू है। बाकी पानी की गंभीर समस्या हैं। अब इसको किस तरीके से गवर्नमेंट देखती है, हमारा पंचायत की ओर से बार बार विभाग को प्रस्ताव बना के पंचायत समिति की मीटिंग में हम लोग अवगत कराते हैं भाई कैसे भी हमारे इस मौजूदाबाद में पानी की समस्या को दूर किया जाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दिवाले से पहले शौचालय बनवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार वाले सूबे में इस कस्बे जैसे कई छोटे बड़े कस्बे मौजूद हैं, जहां पर महिलाएं आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे इस कस्बे की महिलाओं को दो चार होना पड़ रहा है। गटर बासाना कोई करा दे तो करा लिया, और तो कहीं करा तो माती कोई सारो दे दे तो कर लिया। अरे फिर माँ का नश करे तो भाई देख, मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो माँ को तिशाई मतलब तिशाई खावा था माँ का। और लेटरिन की सबसे ज़्यादा औरत को परेशानी होती है, कहाँ जाएं, कहीं भी जाने की जगह नहीं है। और जाने की जगह थी जहाँ वो खेत रुक गए तो फिर कहाँ जाएं। यहाँ के लोग लंबे वक्त से पब्लिक टॉयलेट बनवाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं के जरिए टॉयलेट बनवाए भी जाते हैं, लेकिन इस कस्बे को अभी तक भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। हालांकि विधायक और एसडीएम जल्द ही इस ओर काम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ शौचालय का अभाव है। इसमें करीबन 90% शौचालय इस गांव में नहीं बने हुए, जिनको बाहर शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। ये कि मौजूदाबाद के लिए गंभीर विषय है इस ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन अभी जो कोई योजना चली है उसमें शौचालय के लिए प्रत्येक अपने नरेगा से जोड़ा है, इसको राष्ट्रीय महात्मा गांधी नरेगा योजना से इसको जोड़ा है, जिसमें 4600 रुपये तो गवर्नमेंट दे रही है और बाकी नरेगा के तहत उसको मिस्टोल द्वारा भरे जाएंगे। अब उसमें हम कितने सफल हो पाते हैं, करीबन 1000 के आसपास अभी सैंक्शन जारी हुई है इस मौजूदाबाद में शौचालय के लिए। लेकिन अब इसमें हम कितने सफल हो पाते हैं ये देखने की विषय है। तत्काल ही हम मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर वो चेक वितरण करेंगे और नरेगा के तहत उनके मिस्टोल लाके उन लोगों को एक अच्छा प्लान देंगे, भाई आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बाहर एक गुसलखाना बनाएं ताकि अपने बच्चे बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े और उस गंदगी और बीमारी से बचना पड़े। केंद्र सरकार ने निर्मल भारत अभियान चलाया, जिसको अभी 15 अगस्त पे माननीय प्रधानमंत्री के उद्घोषण के बाद में बहुत भारी स्तर पर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कड़े निर्देशों से पालना करने के लिए निर्देशित किया गया है कि इसको लोगों को मोटिवेट किया जाए। हर पंचायत स्तर पे हम पूरे परिवारों की एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में ही उनके शौचालय स्वीकृत करा रहे हैं और उनको पैसे देके शौचालय बनवा रहे हैं। ऐसा परिवार नहीं छोड़ेंगे जहाँ शौचालय नहीं रहे। मोज़माबाद में रहने वाले मुस्लिमों के हालात तकरीबन हर मैदान में एक जैसे हैं। इस तबके को हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तो और इनके कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है। इस कस्बे के कब्रिस्तान की बात करें तो अभी तक भी इसकी चारदीवारी नहीं हुई है, जिसके चलते एक तरफ कब्रों की बेहुरमती हो रही है, साथ ही इसकी जमीन पर भी नाजायज कब्जे होने का खतरा बना रहता है। कब्रिस्तानों का है, अभी आपने देखा होगा इधर बाउंड्री नहीं है, जानवर जाते हैं कब्रों में पैर रखते हैं, खड्डे हो जाते हैं, उनके लिए भी बाउंड्री के लिए गवर्नमेंट पैसा देवे हमें। परेशानी ये है कि हमारे जस्ट घरों के पास में ही कब्रिस्तान रह गए हैं। कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल छोटी सी की है। ये भी क्या है, हमारे जो पूर्वजों की जो ज़मीन थी पर्चे के अंदर उसमें से कर रखे थे, अब वो क्या ये भी फुल भर चुकी है। इसलिए हमें ये मेरी ये इच्छा, हमारी जो मोहल्ले वाले हैं, हमारे जो जाति है, मतलब फ़कीर जाति है हमारी, तो इसमें से हम ये चाहते हैं कि 2-4 10-20 हुआ, ज़्यादा नहीं 10-20 हुआ तो हमारे को क्या कोई साइड में जगह मिल जाए ना, अच्छी दूर थोड़ी सी, तो अच्छा रहेगा और हमारे लिए कुछ अच्छा रहेगा। नमाज़ पढ़ने के लिए हम क्या इधर जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है जाके। इस कस्बे में रहने वाले मुस्लिमों के रोजगार के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। मेहनत मजदूरी के लिए ज्यादातर लोग जयपुर का ही रुख करते हैं। मजदूरी कम मिलने के चलते कई परिवारों के सामने गुजर बसर के लाले पड़ गए हैं। मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, क्या आते हैं बेलदारी में 200-300 रुपये आते हैं, पेट भरे हैं क्या करें। 4 तो लड़का है, 1 लड़की है,
सरकारी में पढ़ाते हैं। बच्चों का धंधा नहीं है, धंधे करते हैं तो बगरू जाते हैं, साधन वगैरह नहीं है हमारे पास। इनके आदमी गए जो अभी सांप खाए गए तो 2.5 महीने हो गए, रोजगार बने बैठे हैं, रोजगार नहीं है हमारे। रोजगार के लिए हमारे बच्चे बगरू, जयपुर, किशनगढ़ जाते हैं, शाम को आते हैं। 100 रुपये 150 रुपये उनको मिलेगा, 50 किराए में चले जाएगा, 100 में कुछ गुजर होगा नहीं। तो इसलिए वो भी एक समस्या है रोजगार की। तो कुल मिला के मुसलमानों की हालत यहाँ ठीक नहीं है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारे लिए कुछ किया जाए। तहसील हाईवे से दूर है, यहाँ कोई इस तरह की फैक्ट्री कारखाने नहीं हैं, तो ये तो समस्या है ही सही। रोजगार का साधन भी वहाँ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है। जयपुर से हालांकि दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कटा हुआ है, ऑफ स्ट्रगल है, बिल्कुल रोड से मिला हुआ नहीं है। उससे कारण है जो लोग वहाँ पर रह करके अपना कृषि से जीवन यापन कर रहे हैं, कृषि के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है इस गांव में। ये पंचायत इतनी बड़ी पंचायत है कि यहाँ पे तहसील होने के बावजूद भी ये तहसील भी कुछ लोग मतलब दूध लेके जा रहे थे, लेकिन इस गांव में जागरूक लोगों ने एक्टिव होके, और पहली बात तो इस तहसील को यहाँ पे इन्होंने रखा, जिसमें सभी गांव वालों का सहयोग है। दूसरा, एक दूदू रोड हाईवे पे होने के कारण से जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया आता है, तो गवर्नमेंट और प्लस जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है उनका ज़्यादातर रुझान दूदू की ओर रहता है कि हाईवे पे उनको फैसिलिटी मिलती है। ये हमारा बैक डाउन में गांव रह गया, ये डीप में गांव रह गया, इसलिए यहाँ कम से कम लोग इंडस्ट्री एरिया लाना पसंद करते हैं। बाकी हमने कई बार कई फैक्ट्री वालों को और कहीं को मतलब प्रस्ताव बना के भेजा, भाई हमारे यहाँ खाली ज़मीन भी बहुत ज़्यादा सरकारी लैंड इतनी पड़ी है कि उद्योगी में वो कन्वर्ट न होकर यहाँ उद्योगी लग सकते हैं, लेकिन इसकी कमी है। आर्थिक हालात बेहतर नहीं होने का असर इनके बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। शुरू से ही यहाँ तालीम के बेहतर हालात नहीं हैं। ऐसे में कमजोर आर्थिक हालात कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। मोजमाबाद में गुर्बत का आलम यह है कि कई परिवारों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। सर ढकने के लिए जैसे तैसे जुगाड़ किए हैं इन्होंने। लकड़ी के खंभों के सहारे 4 दीवारी खड़ी कर रखी है। कई परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। अफसोसजनक पहलू ये है कि इन सब हालातों के बावजूद भी कई परिवारों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। आखिर गुर्बत का इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए सरकार और प्रशासन को। सरकार की मानता हूँ कि इन्होंने जल्दी से जल्दी इनको राशन कार्ड वितरण करना चाहिए। अब कभी कंप्यूटराइज की बताते हैं, कभी यहाँ पे सर्वे गलत हो गया, कभी किसी का नाम गलत जुड़ के चला गया तो उसको शुद्धिकरण के लिए जा रहा है वापस। ये कई समस्या इस कारण से राशन प्रणाली में बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। आर्थिक हालात बेहतर नहीं होने की वजह से मोजमाबाद के मुस्लिम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी खास तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इनके ज्यादातर बच्चे या तो स्कूल जाते ही नहीं, और अगर कुछ परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहे तो इनके इलाकों में स्कूल कॉलेज ही नहीं है। 12th तक ही है, जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, वहाँ पे 12th तक 10th तक तो लड़कियाँ हैं, और 12th तक 2 साल तक लड़कों के पास पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी तो ये सिस्टम हुआ है कि 12th तक ही लड़कियाँ हैं, 12th तक ही वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाली लड़कियाँ हैं, और यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। मेरे स्कूलों की प्रॉब्लम हो रही है, जो 8वीं तक की है, 10वीं तक की है, 12वीं तक की कॉलेज बना है इस गांव में नहीं है, ताकि बाहर जाने से दिक्कत आ रही है। ये गांव में बना दे, अच्छी बात है। मैं दूदू में महाविद्यालय खोलने की मांग उठाई है, और फागी में, दोनों मेरी विधानसभा में 2 ऐसे ये तहसील हेडक्वार्टर है जिन पे कॉलेज अति आवश्यक है। और निश्चित तौर से मैंने सरकार से मांग करी है, और निश्चित तौर से हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले 5 साल में सभी पंचायत तहसील हेडक्वार्टर पे कॉलेज खोलेंगे। ऐसे में कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ साइकिल और स्कूटर ठीक करने जैसे छोटे मोटे काम सीखने लगते हैं। 4-5 आदमी नौकरी में है, वो इसलिए कि वो अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं। बाकी और गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई करवा नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है। एक घर के अंदर सबकी स्थिति खराब, तो कैसे नौकरी लगेंगे।
ये क्या है, पढ़ाई भी कुछ अच्छी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है कि फसल पैदावार अच्छी होती नहीं है किसानों के लिए। और क्या माँ बाप भी क्या मजदूरी करते हैं, अब तो वो मजदूरी क्या करेंगे, वो 200-300 रुपये लाएंगे तो वो क्या परिवार का खर्चे में चले जाएंगे, वो क्या करेगा पड़ेगी। जो भी काम मिल जाता है कर लेते हैं। अभी खेती है इसलिए वहाँ पे जाना पड़ता है रखवाली करने के लिए, गाय वगैरह आ जाती है तो निकालना और फसल की देख रेख करना। बहुत अफसोस होता है जब मजदूरी करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि जो अभी जो सर्विस करते हैं उनको देखते हैं कि वो क्या कमा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं, वो देखते हैं। बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का। आम लोगों के मुताबिक स्कूलों में पढ़ाई लिखाई पर टीचर कम ही ध्यान देते हैं। कई स्कूलों में तो अध्यापकों की भी कमी है। वहीं कई अध्यापकों की नियमित रूप से स्कूल नहीं आने की शिकायतें भी यहाँ आम है। टीचर की कमी है यहाँ तो, और उर्दू का टीचर नहीं है यहाँ। हम बच्चों को उर्दू दिलाएं तो यहाँ उर्दू का टीचर नहीं है। टीचर्स नहीं है, हम बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के अंदर, एक ही टीचर है और उनको भी पढ़ाना पड़ता है। तो 60-70 बच्चों में एक टीचर कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है। रसोई करनी है, खाना बनाते हैं बच्चों के लिए पोसार का, तो वही मदरसे में बनाना पड़ता है। ये मदरसा हमारे समाज का है, गवर्नमेंट का इसमें कोई नहीं है। लाइट का बिल भी हम ही देना पड़ता है समाज के लोगों को, वैसे सरकार को देना चाहिए अगर ये इसमें बच्चे पढ़ाते हैं तो। स्कूल मदरसे भी अच्छे नहीं है यहाँ पे, क्या जो मान लो मदरसे की जो शिक्षा मिले तो वो भी तामील अच्छी मिल नहीं पाती, क्योंकि मदरसे में एक तो आप हिसाब रखते हैं, वो भी हमारे जो कमेटी के हिसाब से रखते हैं। और जो मान लो बच्चे रह गए 100, अब एक आदमी 100 बच्चों को तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 तो रहना चाहिए, तो उनको क्या तालीम भी मिले कुछ और कुछ उसके शिक्षा भी मिले उसे। और मदरसे के अंदर है, जो मदरसे में भी क्या वो 2 मास्टर लगा रखे हैं। तालीम के मामले में 2 मदरसे हैं, अच्छे चलते हैं। बाकी ग्रामीण इलाका है तो उससे क्या जो और प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ग्रामीण इलाके होने से खेती में सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पढ़ते नहीं हो या उसमें नहीं हो, अभी भी यहाँ मुस्लिमों कई बच्चे हैं पढ़ते हैं। STCU नंबर आया है और टेक्निकल में भी गए हुए हैं। ये शिक्षकों की हमारे यहाँ सरकार में जो भर्ती चल रही है वो भी आ जाएगी, ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं। उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं अब अभी जमी है और ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हालांकि ऐसे माहौल और बदतर हालात के बावजूद कई लड़के और लड़कियां आला तालीम हासिल कर आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। कई मुस्लिम लड़कियां BSTC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही हैं। इनमें से कई लड़कियां खुद की पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम भी कर रही हैं। आज के ज़माने में लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लड़कियां कहाँ पर पहुंच गई है आज, और हमारे जैसे गाँवों की स्थिति बहुत कम है कि बच्चियों को बाहर भेजा नहीं जाता। जैसे मुझे ही ले लो, भी मैंने 12th पास कर ली, मुझे कॉलेज जाने के लिए अनुमति नहीं है बाहर, तो मैं प्राइवेट दे रही हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और बच्चों को भी थोड़ा बहुत कर लेती, ताकि मुझे भी अपनी पढ़ाई में आगे मिलता रहे कुछ, ताकि मैं भूल ना सकूँ आगे किसी के लिए। मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने BSTC की तैयारी की थी। उसमें मेरा नंबर आया था चोमू गोविंदगढ़ के अंदर, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर था इसलिए मैंने नहीं किया। हम अनपढ़ हैं इसलिए इसे पढ़ाते हैं भाई, ये पढ़ लिख के कुछ काम में अब बने इसलिए पढ़ाते हैं। गरीब आदमी है लेकिन फिर भी इसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और बाहर भेजने के लिए तो ये है कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए बाहर नहीं भेजते, यहीं प्राइवेट पढ़ाते हैं। 12वीं तक तो पढ़ाई सरकारी में, अब यहाँ घर बिठा के पढ़ा रहे हैं। हमारी बच्चियों को तो देखो ये टीचर बनाना चाहते हैं। हमारी लड़की पढ़ती है 1st ईयर के अंदर, लेकिन हम ना उनको कॉलेज में भी एडमिशन नहीं दिला है। गरीब आदमी, हम तो प्राइवेट दिलाना चाहते हैं। अब 1st ईयर करेगी, प्राइवेट के अंदर भराएंगे। पर हम बच्चा है, अजमेर पढ़ता है, यहाँ कोई नहीं है पढ़ाने की लिखाने की इतनी सहूलियत भी नहीं है, इसीलिए बच्चा बड़ा वाला 14वीं में पढ़ रहा है, वहीं पढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी, हमारा आदमी बिल्कुल मजदूर आदमी, रोज़ लाते हैं रोज़ खाते हैं, यही मजदूरी खुली मजदूरी करते हैं। लड़कियों को घर से भेजते नहीं है बाहर, इसलिए मदरसे में या अपने मोहल्ले में सीमित है, तो यहाँ तक ही आती है लड़कियाँ, बाहर जाती नहीं है। और लड़कों तक जहाँ तक बात है वो जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब पहले से बेहतर हालात हैं, मतलब लड़कों और लड़कियों में इतना अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें अभी तक भी अंतर किया जाता है। लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, और अगर पढ़ाया भी जाता है तो फिर उनको आगे नहीं पढ़ाया जाता, प्राइवेट दिलवाया जाता है। बच्चों को खंडाते हैं, कूट मार के खंडाते हैं, वहाँ खंडाते हैं, वापस हम भेज देते हैं। उनको तो पैसा मिल जाते हैं, बच्चों को हम पैसा हो तो फिर हम वही पढ़ा लें।
पहले सीनियर स्कूल इन पंचायत स्तर पे नहीं थी, और उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है जो लड़कियों को ही मिलता है शिक्षा का, क्योंकि लड़कों को तो वहाँ के पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को बाहर नहीं भेज पाते हैं। इसीलिए हमारी माननीय वसुंधरा जी ने आते ही हर पंचायत हेडक्वार्टर पे सीनियर स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मोसमाबाद में कई दीनी मदरसे भी चल रहे हैं। इन मदरसों में दीनी तालीम दी जा रही है, लेकिन आधुनिक शिक्षा से ये आज भी कोसों दूर हैं। दीनी तालीम है, उसके अंदर हमारा ये मतलब 80-90 का रहता है। मेरे यहाँ पर अभी 34 का नामांकन है, और मैं अपना ये जैसे ही यहाँ से फ्री होते हैं मैं अपने 34 बच्चों को यहाँ अरबी भी पढ़ाई होती है, उर्दू भी होती है, उर्दू की लिखाई भी होती है, और यहाँ 2 लोग पढ़ाने वाले हैं। एक तो घर पे गए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे 4-5 दिन में। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ 10वीं तक अगर स्कूल हो जाए कोई मदद से कैसे भी, तो हमारे कम से कम 150 बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। इस विश्वास के साथ कहते हैं। हमारे पास जगह भी है, बिल्डिंग भी बना दी, पर पढ़ाई की गवर्नमेंट से हम ये चाह रहे हैं भाई किसी से भी हमें फ़ायदा मिले। 80-90 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और 90 बच्चे स्कूल में, और 10वीं तक की होनी चाहिए। पंजीकृत दीनी मदरसों में राज्य मदरसा बोर्ड की तरफ से पैरा टीचर दिया गया है, लेकिन इन पैरा टीचर्स के खिलाफ भी खासी शिकायतें हैं यहाँ के लोगों को। पढ़ाई में क्या हमारे पास समाज में इतना ऐसा पैसा है जो हम 2-3 हज़ार रुपये दे करके मौलाना रख रखे हैं, और एक आदमी हम पैरा टीचर है। उस पैरा टीचर से केवल छोटे बच्चे ही कंट्रोल होते हैं, बड़े बच्चे कंट्रोल नहीं होते हैं, इसलिए वो स्कूलों में जाते हैं। जाहिर है गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के हालात को बेहतर बनाने के लिए अगर सरकार और प्रशासन ने अब भी कड़े और कारगर कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में इस कौम के हालात और भी बदतर हो जाएंगे। ऐसे में खुद इस समाज को भी शिक्षा के हालात को बेहतर बनाने और अपनी जागरूकता पर खासा जोर देकर लगातार आगे बढ़ने की जद्दोजहद करते रहना होगा।